नमस्कार मित्रों, विद्यार्थियों। मैंने इसके पहले आप लोगों को प्लेटो का न्याय सिद्धांत, उसकी विवेचना और उसकी आलोचना इत्यादि आपको बताया था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यह प्रक्रिया मैं जारी रखूँगा। तमाम राजनीतिक चिंतक हैं, उन सारे चिंतकों के बारे में मैं धीरे धीरे करके एक एक वीडियो डालूँगा। एक निवेदन है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि तमाम उन विद्यार्थियों तक यह जा सके जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह राजनीति विज्ञान या चिंतकों को जानना चाहते हैं। चलिए, मैं आज आपको प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। थोड़े से कमर में दर्द है मेरे, इसलिए मैं कभी बैठ भी जाता हूँ और कभी खड़ा हो जाता हूँ। थोड़ी सी समस्या है मेरे साथ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। देखिए, मैंने आपको जब प्लेटो का न्याय सिद्धांत बताया था, तो उसमें बताया था कि उसके न्याय का उद्देश्य यह था कि एक आदर्श राज्य की स्थापना हो। चूँकि आपको मैंने बताया भी था कि उसके गुरु सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, जिससे उसको बहुत आघात पहुंचा, बहुत कष्ट हुआ। तो एक ऐसा आदर्श राज्य स्थापित करना चाहता था जिसमें अन्याय हो ही न। उसने बताया कि अन्याय के दो कारण हैं कि जब शासक वर्ग या न्यायाधीश या संरक्षक वर्ग दो ही कारण से अन्याय करता है। उसने बताया कि जब उसके आंख के सामने दो तरह के आवरण यानी पर्दा पड़ जाता है, एक अज्ञानता का या तो स्वार्थ का। या तो वो स्वार्थवश अन्याय करता है या तो अज्ञानतावश। मैंने उदाहरण भी दिया था आपको पिछले वीडियो में। उसने स्वार्थ के आवरण को, स्वार्थ के पर्दे को हटाने के लिए उसने अपने साम्यवाद का सिद्धांत दिया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो दूसरा आवरण था, पर्दा था, जिसके कारण मनुष्य अन्याय कर सकता था, संरक्षक वर्ग अन्याय कर सकता था, वह था अज्ञानता का आवरण। उस अज्ञानता के आवरण को दूर करने के लिए प्लेटो ने अपना शिक्षा सिद्धांत दिया, जिसके माध्यम से उसने समझाने का प्रयास किया। अब आप देखेंगे यहां बोर्ड पे मैंने लिखा भी है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। अब सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में प्लेटो ने क्या कहा शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या है? साधारण सी बात है, यहां मैंने बोर्ड पे लिखा भी है कि प्लेटो का मानना था कि शिक्षा ज्ञान के माध्यम से सत्य के विचार का साक्षात्कार कराना है। यानी इस शिक्षा सिद्धांत जो प्लेटो ने दिया, उसका उद्देश्य था कि ज्ञान के माध्यम से सत्य के विचार का साक्षात्कार कराना। इसके लिए प्लेटो ने दो पक्ष उनकी शिक्षा को देखें तो दो पक्ष स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। पहला वैयक्तिक पक्ष, व्यक्तिगत पक्ष, और दूसरा सामाजिक पक्ष। व्यक्तिगत पक्ष क्या था? आपको याद होगा कि प्लेटो के गुरु सुकरात ने एक बहुत बढ़िया लाइन दी थी, वर्च्यू इज द नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है। यानी आपका जो ज्ञान आप हासिल कर रहे हैं, जब तक उस ज्ञान को आप अपने चरित्र में शामिल नहीं करेंगे, उसको आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक वह ज्ञान नहीं हो सकता। यानी जो सद्गुण है, आपका सत चरित्र है, वही ज्ञान है। तो प्लेटो के शिक्षा का पहला उद्देश्य था व्यक्तिगत, कि जो व्यक्ति है वो पहले अपने आचरण, अपने चरित्र को सुधारे। उस ज्ञान के माध्यम से वो सत्य से, अपने सत्य चरित्र से साक्षात्कार करे। यह उसका पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य सामाजिक। सामाजिक उद्देश्य का अर्थ यह था कि प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत, जब आगे आपको मैं बताऊंगा तो देखेंगे, उसमें उन्होंने यह बताया कि जिस व्यक्ति का जो निर्धारित कर्तव्य और दायित्व है उसका वह निर्वहन करे। यानी कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का सामाजिक उद्देश्य था कि समाज के सभी वर्गों को अपने निश्चित निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित करना। ये प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के ये दो पक्ष थे जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। देखिए, प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत के कुछ उद्देश्य बताए, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ये पहला उद्देश्य
मित्रों थोड़ा सा लिखने में समय लगता है। पहला उद्देश्य था ज्ञान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करना। मैंने अभी दो पक्ष बताए थे, एक वैयक्तिक पक्ष, दूसरा सामाजिक पक्ष। तो व्यक्तिगत पक्ष, वैयक्तिक पक्ष यही था कि ज्ञान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करना, यानी अब वो सद्गुण ही ज्ञान है, यानी अपने अंतर आत्मा में झांकना, अपने आप को समझना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य उन्होंने बताया कि मानव जीवन के सौंदर्यता के प्रति आकर्षित करना। अगर आप देखें तो उस समय कला के प्रति यूनान में रुचि नहीं थी। तो प्लेटो का उद्देश्य यह था कि मानव जीवन में जो सौंदर्यता है उससे साक्षात्कार कराना ज्ञान का उद्देश्य था। प्लेटो ने अपने इस सिद्धांत में, शिक्षा सिद्धांत में और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। आगे आगे आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज थी शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास। अब जब प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत देखेंगे, उनकी योजना देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने किसी एक ही पक्ष नहीं, दोनों पक्ष की, शरीर भी मजबूत रहे और मस्तिष्क दोनों का विकास हो सके, दोनों पर ध्यान दिया। चौथा उन्होंने बताया सद आचरण सिखाना, कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य कि व्यक्ति को सद आचरण से परिचित कराना था, कि कौन सा आचरण सत आचरण है, कौन सा आचरण अच्छा आचरण है जिससे समाज अच्छा बन सकता है और अन्याय की संभावनाएं नहीं होंगी। पांचवा सामाजिक दायित्व के निर्वहन। मैंने बताया भी था दो पक्ष में, एक वैयक्तिक, दूसरा सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में आप लोगों को बताया था कि सामाजिक पक्ष यही था कि वह शिक्षा के माध्यम से बताना चाहता था कि व्यक्ति के निर्धारित कर्तव्य क्या है। तो यहां वह इस शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए, कि व्यक्ति अपने सामाजिक निहित कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करे, इसके उद्देश्य के लिए उसने यह शिक्षा सिद्धांत दिया। छठवां जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, बाद में मैं जब आलोचना करूंगा तो आपको बताऊंगा कि उसका मुख्य उद्देश्य इस संरक्षक वर्ग यानी शासक वर्ग को तैयार करना था, जो न्यायाधीश वर्ग था, जो न्याय करता था। मैंने बताया ना कि उसकी सबसे बड़ी समस्या न्याय की थी। कहा भी, रूसो ने कहा, रूसो, जीन जैक रूसो को जानते होंगे आप लोग, उन्होंने कहा कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पे नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्र पे लिखी गई सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ थी, क्योंकि उसी रिपब्लिक में प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की विवेचना की। एक जगह प्लेटो ने कहा भी कि शिक्षा का उद्देश्य, जो प्लेटो ने बताया, उसने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के मस्तिष्क पर छाए अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सच्चे ज्ञान की ज्योति जलाना है। उसके दिमाग में एक सच्चे ज्ञान की ज्योति जलाना, यह प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य प्लेटो ने बताया, जैसा कि आपने देखा। ये अभी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वास्तव में प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत को देने से पहले उस समय के यूनान के प्रचलित शिक्षा सिद्धांतों को देखा, उसके बारे में बताया और उसकी कुछ समीक्षा की। उस समय यूनान में दो राज्य थे, एक एथेंस और दूसरा स्पार्टा। पहले देखते हैं एथेंस की शिक्षा व्यवस्था क्या थी। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था एक राज्य मुक्त शिक्षा व्यवस्था थी, राज्य से कोई मतलब नहीं था, व्यक्तिगत शिक्षा थी वहां पे, और स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। यानी कि जिन लोगों के पास रुपए पैसे होते थे या धनिक वर्ग के होते थे, वो लोग अपने लिए, जैसे आजकल लोग ट्यूटर रख लेते हैं, अपने घर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, वैसे वो लोग जो पैसे रुपए वाले होते थे वो अपने बच्चों के लिए ट्यूटर रखते थे, या कोई विद्यालय चल रहा होता था तो वहां पैसा देके पढ़ाते थे। राज्य का कोई कर्तव्य शिक्षा देने का नहीं था, और ऐसे में राज्य का जो बड़ा वर्ग है वो शिक्षा से वंचित हो जाता था, क्योंकि राज्य का कर्तव्य शिक्षा देना नहीं था। यानी अगर एथेंस की शिक्षा को देखें तो राज्य मुक्त, व्यक्तिगत, कुछ लोगों तक सीमित शिक्षा व्यवस्था थी। प्लेटो ने इस शिक्षा व्यवस्था की कुछ कमियों की समीक्षा की और बताया कि एक राज्य के लिए क्या चाहिए। आप सोचिए कि राज्य के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा नागरिक चाहिए।
लेकिन जो प्लेटो की एथेंस की शिक्षा व्यवस्था थी वह एक अच्छा दार्शनिक तो पैदा कर सकती थी, एक अच्छा विचारक, एक अच्छा चिंतक पैदा कर सकती थी, लेकिन एक अच्छा नागरिक पैदा नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि राज्य तो शिक्षा दे ही नहीं रहा। जब राज्य शिक्षा नहीं दे रहा और स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जो व्यक्तिगत लोग अपने अपने जिनके पास पैसे थे वो शिक्षा कराते थे, तो ऐसी स्थिति में राज्य का कोई दायित्व तो नहीं था शिक्षा का। और जब राज्य का दायित्व तो नहीं होगा तो फिर क्या नागरिक राज्य के प्रति समर्पण की भावना प्रदर्शित कर पाएगा? इसीलिए प्लेटो ने कहा, प्लेटो का मानना था कि एक राज्य को अच्छा चिंतक और विचारक नहीं चाहिए, एक अच्छा नागरिक चाहिए, जो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था में नहीं था। इसलिए प्लेटो ने एथेंस की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की। अब दूसरी व्यवस्था, स्पार्टा की व्यवस्था। एक फिल्म आई थी मित्रों, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, 300, हॉलीवुड की फिल्म थी। उसमें दिखाता है कि स्पार्टा का जो एक 300 सैनिक स्पार्टा के हजारों सैनिकों के ऊपर भारी पड़ते। इस फिल्म का उद्देश्य दिखाने का यही था कि जो स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था थी वह राज्य नियंत्रित कठोर अनिवार्य सैनिक शिक्षा व्यवस्था थी। यहां राज्य शिक्षा देता था, स्त्री पुरुष दोनों को शिक्षा दी जाती थी, और बच्चा जब 6 वर्ष का होता था तभी राज्य अपने नियंत्रण में बच्चे को ले लेता था और उसको कठोर सैनिक शिक्षा देता था। तमाम परीक्षाओं के, तमाम यातनाओं के बाद अगर वह एक अच्छा सैनिक बन गया तो फिर वो स्पार्टा में उसका स्वागत है, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं था। यानी जो वहां स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था थी वह विशुद्ध राज्य नियंत्रित कठोर सैनिक शिक्षा व्यवस्था थी। यानी उसका उद्देश्य एक सैनिक, एक लड़ाका बनाना था। प्लेटो ने इस स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था की भी आलोचना की। हालांकि स्पार्टियन सैनिक बहुत मजबूत होते थे, इतनी कठिन परीक्षाओं और इतनी कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता था कि वो एक फौलाद बन जाते थे। लेकिन फिर भी प्लेटो ने कहा, देखिए प्लेटो का फिर वही उद्देश्य कि राज्य को अच्छा लड़ाका नहीं चाहिए, अच्छा नागरिक चाहिए। सभी लोग, जब सभी लोग सैनिक बन जाएंगे, सभी लोग लड़ने लगेंगे, तो फिर राज्य का बहुमुखी विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लेटो ने स्पार्टा के शिक्षा व्यवस्था की भी आलोचना की और बताया कि वास्तव में एक राज्य के लिए एक अच्छे नागरिक की आवश्यकता है, न ही अच्छे चिंतक और दार्शनिक की, और न ही केवल अच्छे लड़ाका की। इसलिए प्लेटो ने इन दोनों ही व्यवस्थाओं की आलोचना कर अपना शिक्षा सिद्धांत दिया और उस शिक्षा सिद्धांत के कुछ कार्यक्रम उन्होंने बताए, जिसके बारे में अब मैं आपको प्लेटो की शिक्षा योजना बताने जा रहा हूं कि प्लेटो ने अपने शिक्षा योजना में क्या क्या दिया। देखिए, प्लेटो ने अपने शिक्षा को 2 भागों में बांटा। पहला प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा। अब देखिए, प्रारंभिक शिक्षा को भी प्लेटो ने 3 भागों में बांटा। पहला, जन्म से 6 वर्ष तक। अब देखिए, जन्म से 6 वर्ष तक की जो शिक्षा थी, इसमें प्लेटो ने बताया कि बच्चों को घर पे, जैसे आप लोग के भी बचपन में घर पे दादा दादी या जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं कि मॉरल, नैतिकता की कहानियां सुनाते हैं, वैसे ही प्लेटो की जो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का जो पहला चरण था, उसमें जन्म से 6 वर्ष तक की शिक्षा थी, जिसमें धार्मिक और नैतिक ग्रंथों के बारे में, नैतिक सिद्धांतों के बारे में कहानियों के माध्यम से घर में ही शिक्षा दी जाती थी। दूसरी, 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा। देखिए, 6 वर्ष की जब अवस्था होती थी तो प्लेटो ने बताया कि राज्य का उद्देश्य था कि राज्य उन बच्चों को ले ले। जब ये 6 वर्ष के बच्चे होते थे तो राज्य ले लेता था, क्योंकि एथेंस की शिक्षा व्यवस्था राज्य नियंत्रित नहीं थी, जिसका खामियाजा देखने को मिला। तो प्लेटो ने बताया कि राज्य का
उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति को, नागरिकों को शिक्षित करे। तो 6 वर्ष की अवस्था में राज्य के नियंत्रण में आ जाता था विद्यार्थी। फिर उसको वो 2 चीजों पे ध्यान देते थे, 2 चीज की शिक्षा, व्यायाम और संगीत। 6 से 18 वर्ष तक केवल 2 विषय पढ़ाए जाते थे, एक व्यायाम और दूसरा संगीत। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण था व्यायाम और संगीत। अभी मैंने जब उद्देश्य बताया था तो कहा था कि शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों को मजबूत करना प्लेटो के शिक्षा का उद्देश्य था। तो शारीरिक पक्ष को व्यायाम मजबूत करता था, शरीर मजबूत होता था, और मानसिक मजबूती के लिए, मानसिक संतुलन के लिए, मानसिक नियंत्रण के लिए संगीत की बात प्लेटो ने कही। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इस व्यायाम के माध्यम से वह शरीर को स्वस्थ रखना चाहता था कि पहले शरीर स्वस्थ हो, और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए उसने संगीत की बात कही। यह उसका दूसरा चरण था प्रारंभिक शिक्षा का। तीसरा चरण 18 से 20 वर्ष तक। इस जो तीसरा चरण प्लेटो ने बताया, इस तीसरे चरण में प्लेटो ने कहा कि अब कठोर सैनिक शिक्षा, इस तीसरे चरण में कठोर सैनिक शिक्षा दी जाती थी। यानी प्रारंभिक शिक्षा का ये जो तीसरा 18 से 20 वर्ष की उम्र तक था, इसमें व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों को शिक्षा की व्यवस्था थी। कमोबेश दोनों को ही कठोर सैनिक शिक्षा दी जाती थी कि ताकि वह सैनिक बनने के लिए तैयार हो। इसके बाद एक परीक्षा ली जाती थी, और परीक्षा के माध्यम से उन लोगों को छांटा जाता था, उन लोगों को चयन किया जाता था, उन लोगों का जो उच्च शिक्षा के लिए जा सकते थे। इस उच्च शिक्षा को प्लेटो ने 3 भागों में बांटा। पहला 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा, 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा। देखिए अभी आपने देखा कि धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी गई 6 वर्ष की उम्र तक। 6 से 18 वर्ष की उम्र तक उनको संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी गई ताकि शरीर मजबूत रहे, मस्तिष्क मजबूत रहे। उसके बाद 18 से 20 वर्ष तक कठोर सैनिक शिक्षा दी गई। अब इसके बाद उच्च शिक्षा में 20 से 30 वर्ष तक कुछ प्रमुख विषय पढ़ाए गए। पहला गणित, रेखा गणित, ज्योतिष। इन 3 प्रमुख विषयों को उसमें स्थान दिया गया, लेकिन यहां संगीत को छोड़ा नहीं गया। अभी भी संगीत चल रहा है। क्यों? क्योंकि मानसिक संतुलन बनाना है। जब दिमाग थकता है तो दिमाग, आप महसूस कीजिएगा कि जब आप बहुत मेंटली रूप से थके हुए हो तो कोई अच्छा सा गाना लगा लीजिए और सुनिए, अच्छा क्लासिकल गाना, तो देखिए माइंड कितना फ्रेश हो जाता है। तो यहां संगीत था, लेकिन इसमें यह गणित, रेखा गणित और ज्योतिष, ये 3 प्रमुख विषय थे। कहा भी जाता था प्लेटो के बारे में कि प्लेटो ने जो विद्यालय खोला था उसका नाम एकेडमी था। मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि एकेडमी में उस व्यक्ति का प्रवेश बिल्कुल नहीं था जिसको गणित नहीं आती थी। बहुत इंपॉर्टेंट, गणित विषय को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। और आपने पढ़ा भी होगा छोटे क्लासों में पाइथागोरस प्रमेय, रेखा गणित का पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। पाइथागोरस से बहुत प्रभावित था प्लेटो। और वास्तव में ये गणित, रेखा गणित, ज्योतिष, ये विषय व्यक्ति का मानसिक विकास करते हैं, व्यक्ति के अंदर तर्कशीलता, चिंतनशीलता जन्म देते हैं। तो प्लेटो का उद्देश्य था कि इस उच्च शिक्षा में वो लोग प्राप्त करें जो आगे की तरफ सैनिक या संरक्षक वर्ग जा सके। इसके अलावा गणित, रेखा गणित आप पढ़ते होंगे कि सैनिकों को गणित और रेखा गणित का ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि उनको भाला फेंकना है, तलवार चलानी है, तमाम
रणनीतियां बनानी है युद्ध भूमि की, तो उसके लिए गणित बहुत जरूरी था। इसलिए इस 20 से 30 वर्ष की शिक्षा में उन्होंने गणित, रेखा गणित, ज्योतिष और साथ में संगीत को रखा। अब इसके आगे दूसरा 30 से 35 वर्ष, एक तरीके से कहें आप उच्च शिक्षा का यह अंतिम चरण था। इसके बाद व्यवहारिक शिक्षा थी तीसरी, लेकिन मैं इसी उच्च शिक्षा में उसको भी, व्यवहारिक शिक्षा को भी डालूंगा। ये जो दूसरा चरण था 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा, इसमें दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्रमुख रूप से दी जाती थी। अब जब ये 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा हो जाती थी, फिर एक एग्जामिनेशन होता था। उसमें कुछ लोगों को चयन किया जाता था शासक या संरक्षक वर्ग के लिए। वो 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण करते थे, और जो लोग 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा में जो चयनित लोग थे, वो संरक्षक यानी शासक वर्ग की शिक्षा के लिए जाते थे, दर्शन शास्त्र की शिक्षा के लिए, और जो लोग वहां रह जाते थे वो सैनिक वर्ग में आ जाते थे। अब 30 से 35 वर्ष तक दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी बड़ा विषय, और कहीं ना कहीं हर विषय फिलॉसफी के घेरे में है, क्योंकि बिना फिलॉसफी के हम किसी भी चीज को समझ नहीं सकते। तो वास्तव में शासक वर्ग को दर्शन शास्त्र इसलिए पढ़ाया जाता था कि वह अपनी दृष्टिकोण, अपनी विचारधारा, अपनी सोच को विकसित करे। कि किसी भी, अगर न्यायाधीश के सामने कोई चीज लाई गई, तो न्यायाधीश दर्शन से, उस चिंतन से, जिसमें तर्कशीलता हो, जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो, उस विचार से उस मैटर को समझ सके और तब निर्णय दे। इसलिए 30 से 35 वर्ष तक दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद इसी में तीसरे चरण को, तीसरा जोड़ लेते हैं उच्च शिक्षा में, व्यवहारिक शिक्षा। हालांकि इसमें नहीं है, लेकिन मैं इसी में जोड़ के आपको बता देता हूं। व्यवहारिक शिक्षा यह 35 से 50 वर्ष तक। अब ये जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो केवल और केवल शासक वर्ग है, शासक वर्ग या संरक्षक वर्ग। इसमें उन संरक्षकों का जिनका चयन किया गया, जिनको ये दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी गई, यह तो अभी तक सैद्धांतिक शिक्षा हो रही थी, अब उनको किसी विभाग में, जैसे जब कोई आईएएस सेलेक्ट होता है तो सबसे पहले उसको ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम बनाया जाता है। 6 महीने वो वहाँ व्यवहारिक ट्रेनिंग लेता है, उसकी व्यवहारिक समस्याओं को समझता है, उससे रूबरू होता है, तब आगे उसे पोस्टिंग आईएएस की मिलती है। वैसे ही यहाँ प्लेटो ने, अभी तक सैद्धांतिक शिक्षा मिली, अब उनको किसी विभाग में अटैच करके, किसी विभाग में डालकर उनको उनकी व्यवहारिक परेशानियों से रूबरू होने के लिए प्लेटो इस व्यवहारिक शिक्षा की बात करता है। अगर आप देखें तो इसी शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से ये तीनों वर्ग आ जाते हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक या संरक्षक वर्ग। इस प्लेटो ने अपने इस शिक्षा में जो कार्यक्रम बनाए, इस कार्यक्रम में सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी, बल्कि यूं कह ले कि इसी के आधार पर वर्गों का बंटवारा भी हुआ। आपने प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत और उसके कार्यक्रम देखे, अब उसकी कुछ विशेषताओं को जान लीजिए। देखिए, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, मैंने बताया भी था कि प्लेटो व्यक्ति के मनोविज्ञान को देखना चाहता था, मनोविज्ञान को सही करना चाहता था। वर्च्यू इज द नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है। उसका मानना था कि व्यक्ति पहले अब मानसिक रूप से राज्य के लिए तैयार हो जाए, यानी जो शिक्षा व्यवस्था प्लेटो की थी वो सभी व्यक्तियों को राज्य के प्रति अपने समर्पण, त्याग, बलिदान, अपने कर्तव्यों, निर्धारित निहित कर्तव्यों के पालन के लिए तैयार करना था। दूसरा, शारीरिक और आत्मिक हर पक्ष का विकास। अगर प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को देखें तो शुरुआती दौर में धार्मिक नैतिक शिक्षा,
उसके बाद शरीर के स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम, मस्तिष्क के स्वस्थ रहने के लिए संगीत, उसके बाद गणित, रेखा गणित, ज्योतिष, संगीत की शिक्षा, उसके बाद फिर दर्शन शास्त्र की शिक्षा, उसके बाद फिर व्यवहारिक ज्ञान। यानी प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में केवल शारीरिक पक्ष पे नहीं बल दिया, बल्कि आत्मिक पक्ष, कला, सौंदर्य, संगीत, गणित, हर पक्ष पर को ध्यान में रखकर अपना शिक्षा सिद्धांत दिया। तीसरा, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की एक और विशेषता थी कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्ष पर बल देता है। अभी मैंने बताया आपको कि सैद्धांतिक शिक्षा तो दी गई संरक्षक वर्ग को, उसके साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा जो 15 वर्ष तक, 35 से 50 वर्ष तक उनको विभिन्न विभागों में डालकर उनकी शिक्षा दी जाती थी कि ताकि वह व्यवहारिक शिक्षा लेकर पारंगत हो सके। यानी सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही शिक्षा पर बल, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करा रहे हैं। चौथी विशेषता जो कि एथेंस की शिक्षा व्यवस्था में नहीं थी, स्पार्टा में थी, एथेंस में नहीं थी। यहां इन्होंने, प्लेटो ने कमोवेश स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा की बात की। प्लेटो ने बताया कि राज्य का कर्तव्य है कि वो स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा दे। संरक्षक वर्ग में केवल पुरुष ही नहीं, स्त्री भी जाए, ताकि स्त्री भी उस अपने राज्य में अपना योगदान दे सके। इसलिए उन दोनों को शिक्षा की समान व्यवस्था प्लेटो ने की। पांचवी विशेषता, आदर्श नागरिक बनाना। मैंने क्या बताया आपको कि प्लेटो का उद्देश्य एक आदर्श राज्य को स्थापित करना था, और उस आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए उसने शिक्षा का सिद्धांत दिया और एथेंस और स्पार्टा दोनों के शिक्षा सिद्धांतों की आलोचना की। क्यों? क्योंकि एथेंस की शिक्षा व्यवस्था अच्छा दार्शनिक विचारक तो पैदा कर रही थी, अच्छा नागरिक नहीं। स्पार्टा की सैनिक शिक्षा व्यवस्था अच्छे लड़ाका, अच्छे सैनिक तो पैदा कर रही थी, अच्छे नागरिक नहीं। और एक राज्य को चाहिए क्या? एक अच्छा नागरिक, एक आदर्श नागरिक। तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत एक आदर्श नागरिक बनाने की प्रक्रिया थी। अगली विशेषता, अक्सर व्यक्ति और राज्य के संघर्ष की बात होती थी। यहां प्लेटो ने जो अपना शिक्षा सिद्धांत दिया, उसका उद्देश्य यह था कि व्यक्ति राज्य के संघर्ष समाप्त हो, यानी व्यक्ति और राज्य में संघर्ष न हो। इसलिए प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में हर वर्ग के लिए शिक्षा की बात की। जिसकी जो योग्यता हो, जिसके अंदर जो नैसर्गिक गुण की भावना ज्यादा हो, उस हिसाब से वह वर्ग अपने शिक्षा को ग्रहण करे। यानी व्यक्ति और राज्य के संघर्ष को समाप्त करना चाहता था। राज्य के प्रति जो व्यक्ति के निहित नैतिक कर्तव्य और दायित्व है, उसको उनको समझाना चाहता था, और राज्य का जो कर्तव्य नागरिकों के प्रति है, वो राज्य को समझाना चाहता था। यानी वह एक आदर्श राज्य स्थापित करना चाहता था। अगला उद्देश्य, संरक्षक वर्ग के लिए विशेष चिंता। जब मैं आलोचना करूंगा तो मैं बताऊंगा भी आपको कि वास्तव में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु था वह संरक्षक वर्ग था। मैंने बताया भी आपको कि प्लेटो एक ऐसा आदर्श राज्य बनाना चाहता था जिसमें अन्याय न हो, क्योंकि उसके गुरु को मृत्युदंड दिया गया, अन्याय हुआ। तो प्लेटो का उद्देश्य एक अच्छे संरक्षक वर्ग को तैयार करना था। ऐसा संरक्षक वर्ग जो समाज के सभी वर्गों का ध्यान दे, जो न्याय की अवधारणा को समझे, न्याय दे, समाज में एक आदर्श राज्य को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाए। इसलिए प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत को अगर देखें तो पूरा फोकस्ड है इस संरक्षक वर्ग पे, यानी जो शासक वर्ग है उसी के लिए उसने अपना शिक्षा का सिद्धांत दिया। इसलिए उसके प्रति विशेष चिंता थी, क्योंकि शासक के हाथ में बागडोर रहती है। वह चाहे तो राज्य को अच्छा बना दे, चाहे तो राज्य को बुरा बना दे। अगली विशेषता, राज्य नियंत्रित शिक्षा। मैंने बताया था कि स्पार्टा में राज्य नियंत्रित थी, एथेंस में राज्य नियंत्रित नहीं थी। प्लेटो ने कहा कि राज्य के प्रति नागरिक को कैसे उसके कर्तव्य के प्रति जागरूक किया जाए। तो राज्य कुछ करे नागरिकों के लिए, तब ना नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करे। इसलिए उन्होंने कहा कि राज्य का कर्तव्य और दायित्व है कि वह अपने लोगों को शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराए। यानी जो भी शिक्षा थी वह राज्य नियंत्रित थी। अगली विशेषता, नैतिक पक्ष पर बल। यह बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, कोई संकोच नहीं लगता कि अगर प्लेटो के जितने भी सिद्धांत को देखें, वो सारे सिद्धांत नैतिकता पर आधारित है। बिना नैतिकता के प्लेटो के सारे सिद्धांत बेकार हैं। प्लेटो ने
व्यक्ति के नैतिकता पर बल दिया कि भाई उत्पादक वर्ग अपना काम करे, सैनिक वर्ग अपना काम करे, शासक वर्ग अपना काम करे, यानी सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करे। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर नैतिक पक्ष पर ज्यादा बल दिया गया। एक अंतिम विशेषता बताई गई मित्रों, प्लेटो का मानना था कि अगर किसी अज्ञानी के हाथ में शासन चला जाए तो उस शासन में केवल अन्याय ही अन्याय होगा। अगर न्याय को स्थापित करना है तो एक ज्ञानी व्यक्ति को संरक्षक या शासक वर्ग में रहना चाहिए। तो वास्तव में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की एक विशेषता यह थी कि वो अज्ञानियों को शासन से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसने अपना यह शिक्षा सिद्धांत दिया, जिसकी विशेषताएं आपने देखी। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं आपने देख ली, आलोचना अब देखने की बारी है। वास्तव में मेरा मानना है कि आलोचनाएं सबकी होनी चाहिए। प्लेटो के भी शिक्षा सिद्धांत की आलोचना की गई, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। इसकी आलोचना जो है मैंने कुछ लिख दी है। जैसे प्लेटो ने कला और साहित्य पर कम ध्यान दिया, ज्यादा ध्यान गणित पर फोकस किया। कहा भी, एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जिसको गणित नहीं आता वो प्लेटो के एकेडमी में नहीं आ सकता, एकेडमी में घुस ही नहीं सकता। यानी उन्होंने गणित को ज्यादा फोकस किया, कला और साहित्य को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। एक संगीत केवल मानसिक संतुलन के लिए उन्होंने संगीत की बात की, लेकिन इसके अलावा और भी साहित्य हैं और साहित्य समाज का दर्पण होता है। बिना साहित्य के समाज को हम जान और समझ नहीं सकते। अगर आप देखें तो जितने भी संस्कृति और समाज के ऊपर लिखे गए साहित्य हैं, उन्हीं से समाज का डेवलपमेंट और विकास होता है। लेकिन प्लेटो ने इस पर बल ही नहीं दिया, इसलिए प्लेटो की आलोचना की गई। दूसरा, केवल संरक्षक वर्ग के लिए। मैंने आपको बताया भी पहले भी कि जितना भी ड्रामा प्लेटो रच रहे थे, जितना भी शिक्षा सिद्धांत अपना दे रहे थे, उसका एकमात्र उद्देश्य था यह संरक्षक वर्ग। आप देखें, संरक्षक वर्ग को शिक्षा दे रहे हैं, अंतिम शिक्षा उन्हीं की है, यानी पूरा फोकस्ड था संरक्षक वर्ग पे, बाकी वर्गों को विशेष महत्व नहीं दिया, इसलिए उनकी आलोचना की। तीसरा, कहा जाता है अव्यावहारिक। कहा जाता है कि प्लेटो ने जो अपना शिक्षा सिद्धांत दिया वह व्यवहारिक किसी भी क्रम में नहीं था। इसलिए नहीं था कि वह शिक्षा, जैसे मान लीजिए उन्होंने शिक्षा दी, एक एग्जामिनेशन लिया, उसके बाद उन्होंने उन लोगों को उत्पादक वर्ग में छांट दिया। ये तो भाई मनमानी है ना। देखिए, सबकी बुद्धि विवेक एक जैसी नहीं होती, एक बराबर एक लेवल का नहीं होता। हमारे क्लास में तमाम विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, सबको मैं बराबर पढ़ा रहा होता हूं। कोई फर्स्ट डिवीजन पास होता है, कोई थर्ड डिवीजन पास होता है, तो सबकी बुद्धि बराबर नहीं होती। कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल हैं और क्रिकेट के गार्ड हैं, उनकी अलग योग्यता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक बार हमारे एक मित्र हैं, इस समय आईएएस हैं, एक बार में हाई स्कूल हम लोग के साथ थे, हाई स्कूल में फेल हो गए, किसी तरह हाई स्कूल पास किए, उसके बाद इंटरमीडिएट में आए, इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स पाए, फिर इंजीनियर बनना था उनको, इंजीनियरिंग की परीक्षा 3 साल दी, फेल हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर आईएएस की पढ़ाई की, आईएएस हो गए। तो अगर प्लेटो की शिक्षा की माने तो अगर वो आदमी, जैसे एक बार आपने परीक्षा ली और फिर आपने उनको हटा दिया उत्पादक वर्ग में, अब सैनिक वर्ग की अलग शिक्षा शुरू कर दी, तो अगर प्लेटो का सिद्धांत होता तो व्यक्ति आज आईएएस नहीं होता, हाई स्कूल फेल होकर कहीं पड़ा होता। गांधी जी बहुत जीनियस स्कॉलर नहीं थे, लेकिन पूरा भारत गांधी जी को जानता है, राष्ट्रपिता के नाम से हम जानते हैं। बहुत एवरेज स्कॉलर थे, एवरेज विद्यार्थी थे। तो हर व्यक्ति के समझने की क्षमता अलग अलग होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो उन्होंने अपनी मनमानी शिक्षा प्रणाली योजना तैयार कर ली और उसमें उन्होंने मनमाने तरीके से लोगों को उत्पादक वर्ग में छांट दिया, फिर सैनिक वर्ग में छांट दिया और संरक्षक वर्ग की शिक्षा देनी शुरू कर दी, इसलिए प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना की गई। अगली आलोचना अत्यधिक लंबा। कहा जाता है कि प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है, इस शिक्षा सिद्धांत को देखें तो जन्म से शुरू होता है और 50 वर्ष की उम्र तक चलता है। भैया, अगर
हम और आप सोचें तो आजकल सरकार 60 वर्ष में रिटायर कर दे रही है, और साइंस भी कहता है कि 60 वर्ष के बाद व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता सीमित हो जाती है, और 50 साल बाद वो शासक वर्ग बनेगा। यानी जो उम्र कुछ कर गुजरने की थी वो किताबों में गुजार दी, और अब जब मुंह में दांत नहीं, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी, पैर में दर्द है, तमाम हाजमा खराब है, तो आप उसको शासक वर्ग बना रहे हो, शासक बना रहे हो। यानी कि ये जो शिक्षा इतना लंबा चला 50 वर्षों तक, और जब कोई भी चीज बहुत लंबी चलती है तो उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना, प्लेटो के इस सिद्धांत की आलोचना की गई। दूसरा, दर्शन और विज्ञान को कम महत्व। अगर प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को देखें तो उन्होंने गणित, रेखा गणित